अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया। हसन निसार के साथ मैं हूं आयशा खालिद। बात होगी आज भी हमारी दुनिया के हालात और वाक़यात पर, लेकिन सबसे पहले हसन साहब उस ट्रेमेंडस रिस्पांस की बात करेंगे जो हमें व्यूअर्स की जानिब से मौसूल हो रहा है। तमाम तर ईमेल्स में एक ही बात कही जा रही है कि प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाया जाए। चलें, थोड़ा चले आदमी, लेकिन अच्छा सुथरा चले। सही, ड्यूरेशन नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात है। यही मैं मुस्लिम उम्मा के बारे में, अपने बारे में मैं कहा करता हूँ कि ये हम कहते हैं कि हम सवा अरब या 1.5 अरब यहूदी मुट्ठी भर हैं, चंद मिलियन, लेकिन वो दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट द साइज, तादाद नहीं, इस्तेदाद। अगर अच्छा लग रहा है हमारे दोस्तों को तो अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा बात है। ड्यूरेशन का भी देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जानिब तवज्जो आपकी चाहूँगी कि नौजवान अमूमन शिकायत करते हैं कि बेरोज़गारी है, कोई नौकरी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे मुझे? अच्छा देखिए, बात सुने, जवान होना ज़रूरी नहीं है, जज्बे का जवान होना बहुत ज़रूरी है। ये मोमिनों की औलादें हैं, ये मेरे आका के उम्मती हैं। ये क्यों इस इंतज़ार में अपनी जवानियाँ बर्बाद करते हैं कि इन्हें कोई वाइट कॉलर्ड कोई जॉब मिल जाए, बाबू बन के किसी ऑफिस में बैठ जाए? रेडी क्यों नहीं लगाते, छाबड़ी क्यों नहीं लगाते? मैंने लगाई है सर, आपने मैं कसमन, पूरा मॉडल टाउन जानता है। 70 में मैं अभी पूरी तरह यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हुआ था, किसी वजह से घर बार छोड़ के तो वहाँ आके दही भल्लों की रेडी लगाई, एक कारीगर हायर किया, मुझे तो ज़ाहिर नहीं बनाने आते थे। उसके बाद जिसकी दुकान के आगे वो जगह ली थी, वो दुकान फ्लॉप हो गई। वो एक कॉफ़ी बार था, वो लेके फिर वहाँ एक और कारीगर पकड़ा, उसके साथ मिलके तिक्के कबाब, ये मैंने किया है। उसके बाद हल्का बाब ज़ौक़ में नज़्म पढ़ने के बाद सरवर सुखेरा साहब ने मुझे जॉब ऑफ़र किया और मेरा करियर बतौर जर्नलिस्ट शुरू हुआ, जो मेरा ख्वाब था। नहीं रुकना चाहिए, काम करो, उम्मती किसके हो? आप फजूल से एमए करके अगर बैठ गए, जॉब नहीं मिल रहा तो आपका कसूर है। साल और मेहनत कर लो, 6 महीने और जान मार लो, प्लम्बर बन जाओ, मेसन बन जाओ, कारपेंटर बन जाओ, कोई ऐब नहीं है। याद रखना, कोई काम, देखो बात सुनो, बड़े से बड़ा काम अगर आदमी रोटी कमाने के लिए ही कर रहा है, बॉटम लाइन क्या है? सैलरी, पैकेज, वो देखें। बात सुने, एक मोची अगर अपना काम खूबसूरती और वकार से कर रहा है तो वो एक बदयानत जज से ज्यादा काबिल एहतराम। सो खुदा के लिए, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, अपनी जवानियां बर्बाद ना करें, इनका एक एक पल कीमती है। यहाँ 500 मशवरे इनको मैं दे देता हूं, काम करें, जाया ना करें। और फिर एक और बात, अल्लाह रास्ते निकालता है, रास्ते निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर छाबड़ी से जिंदगी का आगाज करते हो तो उसका इख्तिताम भी वहीं पे होगा, हरगिज नहीं। यू आर नेवर गिवन अ विश विदाउट द पावर ऑफ मेकिंग इट कम ट्रू। अल्लाह पाक जब एक जज्बा, एक शौक देता है, तो ख्वाहिश देता है, तो उसकी तकमील की सलाहियत भी देता है। मैदान में तो उतरो, जंग लग जाएगा। जैसे इंसान के लिए कैंसर खतरनाक है, लोहे के लिए जंग बहुत खतरनाक है, लकड़ी के लिए दीमक, इसी तरह जवान आदमी के लिए बेकारी बहुत बड़ा जंग है, बहुत बड़ी दीमक है, बहुत बड़ा कैंसर है। निकलो मैदान में, बाहर आओ, कोई छोटा मोटा काम, मेहनत मजदूरी, कोई यार नहीं है। और मैंने जनरली, मैं आपको बताऊं, साल से तकरीबन ज्यादा कुछ अरसा मैंने ये काम किया और पूरे फख्र के साथ किया। और मेरे मॉडल टाउन के सारे दोस्त, मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी साहब का बेटा आरिफ रोपड़ी मेरा दोस्त है, अबरार भट्टी मॉडल टाउन क्लब के प्रेसिडेंट हैं, मेरे रेडी के जमाने के दोस्त हैं। मैंने एक बार कॉलम में लिखा था कि मेरी ये दोस्तियां, रेडी का वो नफा है जो आज तक चल रहा है। सो प्लीज, ये नौजवान इसकी परवाह ना करें कि उनको को बाबू बना के बिठा देगा ऑफिस में। सर, वैसे बहुत ही खुशगवार इंकशाफ है आज आप तमाम तरह फैंस के लिए जिन्हें ये जानने का मौका मिला। सर, एक और बात बताइएगा कि हम बात करते हैं अक्सर कि ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फर्क क्या है इसमें? देखो बात सुनो, कोई, मैंने नहीं कभी सुना कि फलां आदमी 4 टांगे लेके पैदा हुआ है, फलां के की खोपड़ी में 2 भेजे अल्लाह पाक ने रखे हैं, किसी के 3 बाजू हैं, किसी को अल्लाह पाक ने 1 आंख बैक पे दे दी है। ऐसा नहीं है। हम ऑर्डिनरी हैं, एक ही तरह, एक ही जैसे लोग। जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, अपने काम से एक्स्ट्रा मोहब्बत करता है, एक्स्ट्रा तवज्जो देता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। सो थोड़ा एक्स्ट्रा करना जिंदगी में आपके काम को में बरकतें डाल देता है। सो अगेन बॉटम लाइन वही मेहनत है।
सही हसन साहब, कुछ और भी मामलात पर आपकी राय लेंगे यकीनन, और आपको भी इंतजार रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, अली हसन की तरफ से एक सवाल है, कोयटा से लिखते हैं हमें, और यकीनन ये कौम के काफ़ी बड़े हिस्से की तर्जुमानी भी करता है कि ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल का सामना है, इंसान किससे कंसल्ट करे? इंसान किससे कंसल्ट करे, ये अजीब बात है। मुसलमान के पास हर मसले का हल मौजूद है। वो किस सूरत में? सीरत नबी की सूरत में। आप कभी गौर करो, किसी इंसान को, मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, किसी इंसान को कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं हो सकता जो हमारे आका नबी करीम ने फेस ना किया हो। उनकी जिंदगी उठा के देखो। सीरत पे बड़ा सवाब अपनी जगह पे, सीरत को गौर से पढ़ो, जिंदगी का सलीका मिलेगा। किस सिचुएशन के साथ किस तरह डील करना है, इसकी तमीज आएगी। पैदा होने से पहले बाप ना हो, इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, ये मेरे आका की जिंदगी पढ़ो। होश संभालने से पहले मां ना हो, औलाद नरीना बेटे रुखसत हो जाएं दुनिया से, कैसे डील करना है। जब पत्थर पड़ते हैं ताइफ में तो कैसे बद्दुआ नहीं दुआ देनी है। हिजरत करनी है तो कैसे करनी है। शौहर है तो कैसा है। कोई फाका, शाब अबी तालिब, फाका काटना, फाका पड़ गया तो वो कैसे करना है। मेहमान बन गए तो कैसे हो। कभी जिंदगी पे गौर करो, कोई सिचुएशन इंसानी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। देखो उन्होंने कैसे बिहेव किया था, उससे मिलता जुलता बिहेवियर अपना लो। मुश्किलात हैं तब कैसे है। उहद सर पे आन पड़ा, जिसमें जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई कुछ लोगों की अब गैर जिम्मेदारी की वजह से। उसको कैसे फेस किया, हुनैन में कैसे फेस किया। जब फतह पाई, जिस शहर से मजबूरी के आलम में, तन्हाई के आलम में, कसमपुरसी के आलम में, कमजोरी जोफ के आलम में निकले थे, अपना लाडला शहर छोड़ने पे मजबूर हुए थे, जब उस पर फतह पाई तो फाते कैसा होता है। उस वक्त भी उसके पांव जमीन पे होते हैं, उसका ध्यान अपने रब की तरफ होता है। कोई सिचुएशन, ये जिन साहब ने भी ये बात की है, ये बहुत गौर से 2-3 डिफरेंट किस्म की सीरतों का मुतालिया करें, जिंदगी में कोई मसला नहीं होगा। और यकीनन यही बेहतरीन इस्लाह है। वकार नकवी का भी एक सवाल है सर जी, और कुछ ये बेरोजगारी की शर्फ से शायद परेशान है, कहते हैं मुसलसल फेलियर्स का सामना है, समझ नहीं आती क्या करूं। अच्छा नहीं, फेलियर जो है जिंदगी में, ये तो एक सीढ़ियां हैं, कामयाबी की छत पे पहुंचने के लिए नाकामियों की सीढ़ियां, ठीक है। और बड़े मॉडल्स हैं इसके जिंदगी में। रॉबर्ट ब्रूस से लेके, बड़ी मशहूर कहानी है कि उसने उसको गिरते देखा मकड़ी को। और फिर सबसे मेरा फेवरेट मॉडल है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन, ठीक, हाँ, ये आपने फोन पे मुझे ये बात बताई थी, मैं कुछ लिख के लाया हूं। लिंकन व्हाइट हाउस तक पहुंचा, अमेरिकन तारीख का सबसे काबिल एहतराम वो सदर हैं अब्राहम लिंकन। हुआ क्या, 1831 में कारोबार किया, नाकाम हो गए, जिंदगी भर तकरीबन कर्जा चुकाते रहे, सदारत तक, बाद तक भी। लेजिस्लेचर के लिए 1832 में कोशिश की, हार गए। बिजनेस की फिर कोशिश की 1833 में, फिर नाकाम हो गए। नाकामियों के बाद ब्रेकडाउन हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ 1836 में। डिफीटेड फॉर स्पीकरशिप इन 1838, फिर इलेक्टर के तौर पे कोशिश की 1840, वहां नाकाम हुए। डिफीटेड फॉर कांग्रेस इन 1843, ठीक है। डिफीटेड फॉर सेनेट 1855, डिफीटेड फॉर वाइस प्रेसिडेंट इन 1856, डिफीटेड फॉर सेनेट इन 1858। ये 10 नाकामियां। और इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1860, आफ्टर 29 ईयर्स। मसलसल नाकामियां। आप उस वक्त तक आपको शिकस्त नहीं होती जब तक आप उसको तस्लीम नहीं कर लेते, वरना लड़ते रहो।
हारने वाला नहीं है, ये अंदर से ना हारे। पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि थोड़िया होया जड़ा ना वो ते खड़ा हो जाता है, थिड़िया होया नहीं। यानी जिसके पास वसाइल ना रहे वो तो खड़ा हो सकता है, जो दिल छोड़ जाए उससे समझो वो बाजी हार गया। सो नाकामी किसी न किसी कामयाबी का ऐलान होती है, स्ट्रगल। हसन साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और यकीनन आप भी इस गुफ्तगू को मजीद आगे सुनना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम मेरी दुनिया में बातों को आगे बढ़ाते हैं। और हसन साहब जिक्र करेंगे कुछ कि रावलपिंडी के हॉस्पिटल में नौमौलूद को जख्मी कर दिया एक चूहे ने। देखो बात सुनो, पाकिस्तान को पता नहीं जहेज में चूहे मिले, मुझे नहीं आज तक समझ आती। ये हर जगह पे हैं ये चूहे, आधा मुल्क कुतर गए। वहाँ कितनी नर्सेज होंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे, कितना स्टाफ होगा, उनमें जिम्मेदारी का कहत था, फुकदान नहीं। इस मुल्क को चूहे हर तरफ से कुतर रहे हैं, आधा मुल्क ये कुतर चुके हैं। ये 2.5 डेकेड से कम अरसे में आधा मुल्क ये चूहे कुतर चुके हैं। अब ये इस मुल्क की इकोनॉमी को कुतर रहे हैं, इस मुल्क की रवायात को कुतर रहे हैं, इस मुल्क की तारीख को कुतर रहे हैं। ये इन चूहों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पे आमादा कोई नहीं। मेरा खुद तजर्बा है, ये बड़ी भयानक चीज़ है। ये एक एटीट्यूड है, इंसानी शक्ल में भी बेशुमार चूहे हैं, ठीक है। ये हरा भरा दरख्त यकदम कुमलाने लगता है और फिर वो मर जाता है, दरख्त मर जाता है। क्यों? नीचे 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 अंडरग्राउंड ऑपरेशन किया, चूहे ने उसकी सारी जड़ें खा गया। इनको मारो, माउस ट्रैप लगाओ, कुछ चूहे मार गोलियां डालो, कोई बंदोबस्त करो। ये तकलीफ से बात है, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे की नहीं। पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ, 25 साल से कम अरसे में ये उसको कुतर गए। हर तरह के चूहों से बचना चाहिए और इन पे गहरी नज़र रखनी चाहिए। बेहतर सर, एक ईमेल की तरफ आएंगे। हिंदुस्तान से उदय लिखते हैं, मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने गुलामी ख़त्म क्यों नहीं की। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है उनका बहुत शुक्रिया। और ये अक्सर मुसलमानों के बारे में, ये वेस्ट के बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया है। देखिए बात सुने, आपने गुलामी का इदारा कायम रखते हुए गुलामी ख़त्म कर दी थी। ये कहना कि जैसा खाते हो वैसा खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा पहनाओ, उसके आराम का ख्याल रखो, ये गुलामी रह गई बात। मैं जैसा पहनता हूं वैसा पहनाना, जैसा खाता हूं वैसा खिलाना, तो मैं तो हाथ जोड़ दूंगा कि भाई मेरी जान छोड़ दे, ठीक है। एक और बात याद रखना, उस वक्त था क्या, इकोनॉमी क्या थी। या आपके पास ज़मीन हो, या आपके पास माल हो कि आप तिजारत कर सकें, या आपके पास खेती बाड़ी में, यही 2-3 चीज़ें थी ना। गुलाम जिस्मानी तौर पे बहुत फिट था। मसलन मैं अगर आपका गुलाम हूं, आपने मुझे रिहा कर दिया और उन कंडीशंस में 1500 साल पहले, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगले वक्त का खाना क्या करूंगा? मैं राहज़नी करूंगा, मैं डाके डालूंगा। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी भयानक सूरत हाल क्रिएट हो जाती। उस वक्त इसको बतदरीज खत्म करने की जरूरत है। ये उनकी विजडम का मैं समझता हूं एक बहुत आला पाए का नमूना है कि उन्होंने गुलामी खत्म कर दी लेकिन इदारे को कायम रखा। अगर वो कह देते कि कल के बाद कोई गुलाम नहीं होगा, मुझे बताओ गुलाम करते क्या? ना जमीन के खेती बाड़ी करें, ना माल मवेशी के चरा के उनको बेच के तो उनका दूध पी सकें या उनको बेच के गुजर बसर कर सकें, ना तिजारत के लिए पैसा, तो मुझे बताओ वो जाते कहाँ? सऊद साहब को ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने इदारा ख़त्म नहीं किया, गुलाम उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। क्योंकि आज भी बहुत अच्छा आदमी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर वो गुची और अरमानी का सूट पहन के बैठा है तो अपने मुलाजिम को कहे कि तुम पहन लो। सही। सो आई होप
इट एक्सप्लेन्स। बहुत बेहतरीन सर। और नेक्स्ट ईमेल की तरफ आने से पहले आपको एड्रेस बताते चलें। अपना ईमेल एड्रेस मेरीदुनिया@dunia.tv पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, MD लिखकर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, पूरा नाम और मुकम्मल पता लिखिए और 3031 पर सेंड कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर MD विद हसन निसार पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर एड्रेस है मेरी दुनिया विद HN। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी जानिब से और हमें पूरी उम्मीद है कि इंस्पायरिंग क्वेश्चंस का ये सिलसिला और भी आगे बढ़ता रहेगा। हसन साहब, अगली जो एक ईमेल है वो लंदन से है, मोहम्मद रमज़ान साहब की, और एक मुख्तलिफ सवाल है। ज़रा, क्या ऐसा वक्त आएगा कि जब हम सीनियर सियासतदानों को रिटायर होते देख सकेंगे या फिर ताहयात ही ये सियासत में रहेंगे? नहीं, प्रोफेसर्स की तरह पॉलिटिशियंस भी रिटायर नहीं होते। हमारे यहाँ और रीजंस हैं, उनके यहाँ और रीजन। वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। नौजवान बिल क्लिंटन निकलता है, लेक्चर्स देता है, ये करता है, वो करता है, फाउंडेशंस बनाता है, कोई फलाई काम करता है, को लोगों में अक्ल बांटता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। हमारे यहाँ तो ये घटिया सी च्युइंगम नहीं जैसे चिपक जाती बंदे को, जान नहीं छोड़ती, ये जान नहीं छोड़ते। अब ये कितनी शर्मनाक बात है और इस कॉन्स्पिरेसी में दोनों शामिल हैं। ये कहने को नजर आते हैं कि ये कोई राइवल्स हैं या वो कोई अपोजिशन है। ये कितनी कितनी बेहुदा बात थी। मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की और मैं इस पर बहुत कुटता हूं। 3 बार वजीर आजम, क्यों भाई? तुमने ठेका लिया हुआ है, जान छोड़ो, किसी अपने रिश्तेदार को ले आओ आगे, तुम तो जान छोड़ दो। लेकिन नहीं, अच्छा खासा परवेज मुशर्रफ साहब ने ये लगाया था। इस पे कौम को उठना चाहिए, सिविल सोसाइटी को, कि बंद करो ये जो तुमने धंधा शुरू किया हुआ है। ये तो गुंडागर्दी है, एक्सप्लॉयटेशन है ये। आपने तो सर जोंकों का नाम दे दिया था। हाँ, ये जोंकों की तरह। देखिए, जोंक पता क्या करती है? जोंक तब तक आपका खून चूसती रहती है जब तक वो फट नहीं जाती। ये जोंकें हैं, जब तक ये आपका खून पी पी के फटती नहीं, इनसे जान नहीं छूटती। इलेक्शन आ रहा है, अगर हो गया तो कौम को चाहिए कि इस बार तो इस गंद से जान छुड़ा रहे हैं, जो हमारे नसीबों में लिखा गया है। आज आप अपना कौन सा शेर सुना रहे हैं? ये मैंने अभी रेडी का जिक्र किया ना, ये उन जमानों में लिखा था मैंने। शेर है, मैं वो बच्चा जो जजीरे में अकेला रह गया, खुद ही अपना बाप, खुद ही अपनी माँ बनना पड़ा। ये रेडी के दिनों का है, जब मैंने घर बार छोड़ा था, किसी छोटी सी बात पे नाराज होके अपने पाँव पे खड़ा होने की जद्दोजहद का आगाज किया था। तो उस जमाने में जब आपको खुद ही अपनी माँ और खुद ही अपना बाप बनना पड़ता है, ये उन जमानों की याद है ये शेर। सही सर। वैसे नाराजगी की वजह क्या थी? वो प्राइवेट है, फिर बताएंगे कभी। ठीक है सर, इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अपने फीडबैक से अपडेट करते रहिए, हमें इंतजार रहेगा आपके इंस्पायरिंग क्वेश्चंस का और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।